हेलो दोस्तों। नमस्कार। वॉइस कैसी जा रही है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। वॉइस का अगर इशू हो ना तो आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोग ईयरफोन लगा लिया करिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि कई मैसेज आए थे वॉइस को लेकर के। ठीक, तो अब जो आगे हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे स्थलों में हम पहले पहले पढ़ेंगे जल निकाय। जल निकाय, तो जल निकाय देखते हैं। तो जल निकाय में पहला देखेंगे हम सीन नदी। तो सीन नदी क्यों चर्चा में रही ये बात कर लेते हैं। तो पेरिस की मेयर ने ओलंपिक खेलों से पहले सीन नदी की स्वच्छता को दिखाने के लिए इसमें डुबकी लगाई थी। ठीक, यह फ्रांस की दूसरी, याद रखिएगा, लंबी नदी है। तो फ्रांस की सबसे लंबी नदी कौन होगी? तो यह नदी लोयर है, यह इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। ठीक, फिर उसके बाद बात करेंगे हम नरवा नदी की। नरवा नदी, तो अगर पूछ ले किसके किसके बीच आरंभ हो गया विवाद, इसीलिए चर्चा में थी, तो यह है रूस और एस्टोनिया के बीच एक विवाद आरंभ हो गया है। यह विवाद क्या है? यह विवाद जो है नर्वा नदी के नज़दीक रूस और एस्टोनिया की सीमा को चिन्हित करने वाले नेविगेशन बुइज को रूस द्वारा हटाने के कारण शुरू हुआ है। ठीक, नारवा नदी की बात हो गई। किसके किसके बीच युद्ध छिड़ा है इसको लेकर के, या विवाद है, तो रूस और एस्टोनिया के बीच। कारण क्या है? तो जो सीमा चिन्हित करने के लिए नेविगेशन बुई को रूस द्वारा हटाने के कारण हुआ है। ठीक, चलिए यूराल नदी की बात करते हैं। क्यों चर्चा में रही? तो यह बर्फ पिघलने के कारण यूराल नदी का जल स्तर बढ़ गया। यह नदी यूराल पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यूराल पर्वत से, और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो इसका उद्गम जो है यूराल पर्वत है, और अफवाह का जो अफवाहित होती है ये कैस्पियन सागर में। वोल्गा और डेन्यूब नदियों के बाद यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी वोल्गा, उसके बाद डेन्यूब, फिर ये है यूराल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अरल सागर की। अरल सागर कहाँ है? तो मध्य एशिया में। तो अरल सागर के सूखने से बने रेगिस्तान ने मध्य एशिया को अधिक धूल भरी जगह बना दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य एशिया को अधिक धूल भरी जगह बना देने का कारण, तो अरल सागर का सूखना। ठीक है, तुर्काना झील। तो तुर्काना झील कहाँ है ये देखिए। तो तुर्काना झील जो है अफ्रीका में है। तुर्काना झील पर पिछले 50 वर्षों में पहली बार व्यापक सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण यूनेस्को और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संचालित किया गया था। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील है, याद रखिए। साथ ही यह विश्व को सबसे बड़ी अस्थायी रेगिस्तानी और क्षारीय झील भी है। आप लोग एक काम कर लेंगे, जो लोग भी क्लास ले रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैप लेकर बैठेंगे और जो क्षेत्र मैं दिखला रहा हूँ उसे उसे ऐसे ऐसे अपनी पेन से ऐसे पिन आउट करते जाएंगे, पिन आउट करते जाएंगे, सिर्फ पिन आउट और कुछ नहीं। सिर्फ पिन आउट कर ऐसे, बस ये क्षेत्र ऐसे है, ये पिन आउट कर लो और वहाँ ये नाम लिख लेना बस। जब क्यों, इससे क्या फ़ायदा हो जानते हैं? आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये देख लीजिए वीडियो, उसके बाद जब भी खोलेंगे ना आपको याद आ जाएगा ऑटोमेटिक। सिर्फ मैप में ये पॉइंट, ये जब पॉइंट हम दिखला रहे हैं उसी पॉइंट को खींच के उसका नाम लिख देना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, एरिया पता होगा तो आप गेस करने में आपको आसान होगा, क्वेश्चन देखने के बाद आंसर देने में आसान होगा। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, करीबा झील। करीबा झील क्या है? तो अल नीनो जनित सूखे के कारण करीबा झील में उसकी कुल क्षमता के केवल 13% जल रह गया। कितना? 13% जल रह गया है। 1955 में जाम्बेजी नदी पर बांध बनाने से इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक, अब उसके बाद पेंटा नल आर्द्रभूमि कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। अब अफ्रीका के बाद दक्षिण अमेरिका की बात कर लेते हैं। पेंटानल आर्द्रभूमि विनाशकारी वनाग्नि का सामना कर रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है। यह 3 देशों, याद रखिए, पेंटानल भूमि जो है वो 3 देश, कौन कौन से? बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में फैली हुई है। इसमें यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व तथा 2 रामसर स्थल शामिल हैं। फिर बात करेंगे कोअरी झील की। तो ये इसमें जल का स्तर सामान्य से नीचे चला गया। कहाँ? सामान्य से नीचे, ब्राज़ील के क्षेत्र में दिखा रहा है ये ऊपर की तरफ। ठीक है, जल के तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे हम्बोल्ट या ला कोरोना ग्लेशियर की। ये देखिए ऊपर है, दक्षिण अमेरिका में ऊपर की तरफ देखिए। ठीक है, वेनेजुएला के हम्बोल्ट या ला कोरोना नामक आखिरी ग्लेशियर का आकार इतना सिकुड़ गया है कि अब ग्लेशियर कहलाने के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है। तो हम्बोल्ट या ला कोरोना ग्लेशियर किस देश में है? तो वेनेजुएला। ठीक है, चलिए नील नदी की बात करते हैं। नील नदी है कहाँ? तो अफ्रीका में। नील नदी बेसिन के जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर संपन्न समझौता लागू हो गया है। इसमें 9 देशों द्वारा वार्ता हुई है। 9 देश का नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहेगा कोई बड़ा नहीं बात नहीं है, सिर्फ ऐसे ही याद कर लेंगे। तो आप मैप, जहाँ मैप में मैंने जो क्षेत्र दिखलाया ना, ये वाला जो क्षेत्र दिखला रहा है, इस क्षेत्र को देख लेंगे ना,
तो वहाँ ये नाम आपको पास में दिख जाएंगे, तो याद रखें। इसीलिए मैंने कहा था बुरुंडी, कांगो, मिस इथोपिया, केन्या, रवांडा, सूडान, तंजानिया और युगांडा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह विक्टोरिया झील के जल स्रोत वाली धाराओं से उत्पन्न होती है। यह भूमध्य सागर से मिल जाती है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां भी हैं। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है? श्वेत और नील। तो श्वेत की बात कर लेते हैं। यह बुरुंडी और रवांडा से निकलती है। कहाँ से? बुरुंडी और रवांडा से। जबकि नील जो है वह इथोपिया से निकलती है। तो ये बात हो गई आपकी सुर्खियों में रहे जल निकाय की अंतर्राष्ट्रीय भारत का जो है चर्चा में रहे स्थल 2 वीडियो में मैंने कवर करवा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आगे जो बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे क्या? अन्य भौगोलिक क्षेत्र। सुर्खियों में रहे अन्य भौगोलिक क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे भौगोलिक क्षेत्र। पहला अफार ट्रायंगल जो कि अफ्रीका में है। अफ्रीका का ये क्षेत्र है। यह क्षेत्र है अफार ट्रायंगल ये क्षेत्र है अफार ट्रायंगल। तो अब ये क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। ये क्षेत्र आप टिक कर लेंगे। ये नहीं कि सर जी बता दे रहे हैं बस वही। ठीक है, अफार ट्रायंगल ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो भूवैज्ञानिकों ने अफार ट्रायंगल पर एक नए महासागर के उभरने की संभावना व्यक्त की है। तो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है नए महासागर के उभरने की संभावना। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली का सबसे उत्तरी भाग है। यह पृथ्वी के सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट्स आपस में अभिसरण करती हैं। ठीक है, उसके बाद बट्टा गाई का क्रेटर ये है। ये क्षेत्र रसिया वाला ऊपर की तरफ उत्तर में। ठीक है, बटागे क्रेटर के नए हवाई फुटेज जारी किए गए। इनसे क्या पता चला कि यह क्रेटर जमीन पर जमी बर्फ पे पिघलने के साथ साल दर साल बढ़ रहा है। मतलब हर साल ये कुछ न कुछ बढ़ रहा है, इसलिए यह चर्चा में रहा। इसे हम गेटवे टू अंडरवर्ल्ड या डोरवे टू हिल के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। कौन? तो बटागे। ठीक है, अब अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, ये तो पता ही होगा। शोधकर्ताओं को अटाकामा मरुस्थल में 13 फीट नीचे चरम स्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का एक बायोस्फीयर मिला है। यह एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। आपके लिए एक होमवर्क है। अटाकामा किन देशों के मध्य है? ठीक है, यह आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अटाकामा मरुस्थल जो है वह किस किस देश के मध्य है, कितने देशों में फैला है दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, ये जरूर बताएंगे आप। ये आपका काम है। फिर उसके बाद अटाकामा साल्ट फ्लैट नमक का मैदान। शोधकर्ताओं ने अटाकामा साल्ट फ्लैट के अध्ययन से पता चला कि चिली का अटाकामा साल्ट फ्लैट लिथियम ब्रायन निकालने के कारण धंसता जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, लिथियम ब्रायन निकलने के कारण धंसता जा रहा है, तो अटाकामा साल्ट फ्लैट। ठीक है, ये इसे सालार डी अटाकामा के नाम से भी जानते हैं। यह चिली का सबसे बड़ा क्या है भाई? नमक का निक्षेप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट कांगो बेसिन ये क्षेत्र है। ठीक है, अफ्रीका का। चॉकलेट की बढ़ती मांग और वनों की कटाई के कारण कांगो बेसिन में कोको की खेती में काफ़ी उछाल आया है। यह अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन मौजूद है। इसे अफ्रीका के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। ये जो आपको याद रखनी है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक अफ्रीका का फेफड़ा। विश्व में सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड भी यहीं पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे अंटार्कटिका की। जलवायु संकट के कारण अंटार्कटिका प्रायद्वीप में वृक्ष आवरण में वृद्धि हो रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा है, ऐसे ही पूछ लेगा ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका क्या है, तो याद रखिए जलवायु संकट के कारण जो अंटार्कटिका प्रायद्वीप में वृक्ष आवरण में वृद्धि हो रही है। मतलब सीधी सी बात है, अंटार्कटिका क्या था? बर्फ था। जब वहाँ अब गर्मी बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ी, जिससे बर्फ पिघली और वहाँ जब भूमि मिली और वृक्ष, तो इसे हम ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका कहेंगे। मरकरी आइलैंड ये देखिए, ये है अफ्रीका के क्षेत्र में। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मरकरी आइलैंड के संरक्षण पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर शो आयोजित हुआ था। इस द्वीप को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र का दर्जा दिया है। न्यूजीलैंड में भी मरकरी आइलैंड नामक द्वीपों का एक समूह है, ये भी याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे रास आइस शेल्फ ये वाला।
ठीक है, रॉस आइस शेल्फ। हाल ही में एक शोध के अनुसार अंटार्कटिका की रॉस आइस शेल्फ दिन में 1 या 2 बार अचानक आगे बढ़ती है। इस तरह आकस्मिक हलचल तब होती है जब दो विशाल हिमखंड आमने सामने से एक दूसरे पर दबाव डालते हैं। इससे आइस क्वेक की घटना घटित हो सकती है। इसके कारण सिस्मिक हलचल हो सकती है। अब आइए बात करेंगे हम माउंट एरेबस की। माउंट एरेबस से प्रतिदिन क्रिस्टलीकृत बारीक कण, स्वर्ण से भरी गैस और धूल निकल रही है। यह एकमात्र ज्वालामुखी है जिससे क्रिस्टल रूप में सोना निकल रहा है। ठीक है, तो यह हो गया सुर्खियों में रहे भौगोलिक क्षेत्र। तो हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय में सुर्खियों में रहे जल निकाय, सुर्खियों में रहे भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, आगे भी कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ रखते हैं। सुर्खियों में रहे देश, सुर्खियों में रहे देश जो हैं कुछ आज देख लेंगे, कुछ मतलब कुछ इस वीडियो में देख लेंगे और कुछ अगली जो वीडियो आएगी उसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए सुर्खियों में रहे देशों की बात कर लेते हैं। पहला पनामा, इसकी राजधानी क्या है? पनामा जो राज्य है वो ये है, पनामा ये है, दिख रहा होगा आपको। आप अपने अपने उसमें खींच देंगे पनामा और उससे लगे राज्य देख लेंगे। देखिए सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। जैसे पनामा, अब लगे शहर, लगे देश। अब ये जब आप लेके नहीं बैठेंगे तो कैसे मैं बताऊंगा? सारी चीज़ें तो बताऊंगा नहीं ना, सारी चीज़ें अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ जो चर्चा में रहे हैं उनके इसके आसपास के जो जल निकाय हैं, जल निकाय, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपको देख लेना है। मैं जब कह रहा हूँ कि आपको लेके बैठना है तो इसका मतलब क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह यही है, जल निकाय ये सब आप देख लेंगे। तो पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। पनामा जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए द्वीपीय समुदाय को उनकी जगह से खाली कराने वाला पहला देश बन गया। ये तो चर्चा में रहने का कारण रहा। बाकी चीज़ें आपको देख लेनी है, जैसे गल्फ ऑफ पनामा इधर है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कैरेबियन सी, ये आज चीज़ें देख लेना है आपको। जैसे पनामा की इधर देखिए कोलंबिया है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, फिर अगला है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन ने विश्व में पहले डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट टीपीपी का अनावरण किया। यह ऊर्जा दक्षता में 24% तक बढ़ोतरी कर सकता है। नेक्स्ट यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी क्या है? तो लंदन है। यूनाइटेड किंगडम के अंतिम कोयला आधारित विद्युत संयंत्र बंद होने से वहाँ कोयले से विद्युत उत्पादन का वर्षों का दौर समाप्त हुआ। मतलब यहाँ अब कोयले से विद्युत उत्पादन बंद हो गया। ठीक है, कोलंबिया, इसकी राजधानी बगोटा है। अब जैसे ये देखिए वेनेजुएला दिख रहा है, इधर ब्राज़ील है, इधर देखिए कौन सा पैसिफिक सी है, इधर देखिए क्या है कैरेबियन सी है। ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड कर लेनी है देख के। बगोटा ने अपने जलाशयों के गिरते जल स्तर के चलते वाटर राशनिंग शुरू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्र कौन सा है? तो वह है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो वो है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, तो मलेशिया में मल्लाह का काम या शिफरिंग करने वाली स्थानीय जनजाति बजाऊ के सैकड़ों लोगों को सबा या जिसे मलेशियाई बोर्निया में उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबा में तेजी से शहरीकरण के कारण बजाऊ समुदाय को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह चर्चा में रहा मलेशिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कि जो बजाऊ है ये कहाँ है, तो ये मलेशिया के हैं। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क क्यों चर्चा में रहा? तो डेनमार्क ने 2030 से पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अगला आगे बढ़ते हैं। सुर्खियों में रहे आपदा से प्रभावित क्षेत्र, ये बात कर लेते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो आइसलैंड में क्या आइसलैंड वाला क्षेत्र ये है। आइसलैंड क्यों सुर्खियों में रहा? तो दिसंबर 2023 के बाद से सुंधनुका गीगर ज्वालामुखी में पांचवी बार उद्गार या विस्फोट हुआ, इसलिए चर्चा में रहा। सूडान कहाँ है? अफ्रीका में, ये देख रहे हैं। तो पूर्वी सूडान में भारी वर्षा के कारण यहाँ बांध टूट गया। ठीक है, अब भारत का अरुणाचल प्रदेश क्यों? तो यहाँ क्या आया? बादल फटने की घटना हुई। उसके बाद ताइवान क्यों चर्चा में रहा? तो यहाँ 7.4 तीव्रता का भूकंप। ठीक है, पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ा। फिर फिलीपींस मनीला के पास तेल का रिसाव हुआ। इंडोनेशिया क्यों रहा चर्चा में? तो माउंट रुआंग ज्वालामुखी विस्फोट जिसके कारण उच्चतम स्तर का अलर्ट जारी हुआ। फिर पापुआ न्यू गिनी क्यों चर्चा में रहा? तो यहाँ भारी भूस्खलन हुआ।
केन्या में कौन सी आपदा आई? तो भारी वर्षा के कारण बाढ़ आया। जिम्बाब्वे क्यों चर्चा में रहा भैया? तो जिम्बाब्वे ये इधर है, देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र जिम्बाब्वे, तो सूखा जिसके चलते आपदा घोषित की गई। नाइजीरिया भैया क्यों रहा? तो पूर्वोत्तर नाइजीरिया में मूसलाधार बारिश के कारण अलाउ बांध टूट गया था। ठीक है। अच्छा भैया, तो फिर ब्राज़ील में क्यों, क्या मैटर था? तो वहाँ भी बाढ़ आ गई थी बारिश की वजह से। बोलीविया भैया क्यों? उसी के पास में, तो वहाँ वनाग्नि हुई। स्पेन क्यों? बाढ़ की वजह से। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे फिर अभी और भी चीज़ें हैं, अभी सुर्खियों में रहे चीज़ें और कुछ हैं जिसे अगली वीडियो में डाल दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बने रहिए यूपीएससी मेंटर फोरम पे, आपको डेली कुछ नया मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।